नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल और हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर रॉ ऑफिसर एन के सूद साहब। एक बार फिर से स्वागत है सर आपका। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार जी, शुक्रिया बहुत बहुत पंडित जी। सूद साहब, आज संसद के सेंट्रल हॉल में जो एक एनडीए की बैठक थी, बड़े एनडीए के लोग जुटे थे, बड़ा भारी जमावड़ा था और उसमें प्रधानमंत्री मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया और उसमें पूरे जितने भी सदस्य थे, बड़ी गर्मजोशी उसमें देखी गई और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और बाकी जितने घटक दल के जो नेता हैं, उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं और खास तौर पर इसमें नोटिस किया गया नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार, क्योंकि आपको मालूम है पार्टियां बदलते रहे हैं, पाला बदलते रहे हैं, लेकिन आज नीतीश कुमार ने जो बात कही वो वाकई वाकई सुनने लायक थी और उसका एक एक झलक मैं पहले आपको दिखा देता हूं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो नीतीश कुमार का जो उन्होंने आज बोला है। ये एक मिनट बस, ये आप देखिए। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की, लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है। तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। देख लीजिए सर, ये नीतीश कुमार बोले हैं और नीतीश कुमार ने बहुत कुछ कहा है, तो ये मैंने छोटा सा एक आपको सुनवा दिया उन्होंने क्या कहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, इससे एक बात उन्होंने क्लियर कर दी जी कि जो 10 साल में हुआ, पीएम मोदी ने बहुत कुछ किया और ये कह दिया उन्होंने क्लियरली, बाकी किसने कुछ नहीं किया। और इन्होंने जो कुछ कहा मन से कहा, इज्जत से कहा। पीएम मोदी की इज्जत है। देखिए, पीएम मोदी की सबको इज्जत है जो देश की परवाह करते हैं। जिनको देश से दुश्मनी हो वो पीएम मोदी की इज्जत नहीं करते, ना वो देश की इज्जत करते हैं, ना देश के लोगों की इज्जत करते हैं। और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कह दिया, पीएम का हौसला बढ़ गया। और जो लोग यहाँ पे बातें कर रहे थे कि नीतीश कुमार का डाउटफुल है, पलटी मार जाते हैं, वो बात खत्म हो गई। इसी तरीके से जो चंद्रबाबू नायडू हैं, उन्होंने भी अपने सारे एमपी से कहा कि वो दिल्ली में प्रेजेंट रहें यहाँ की मीटिंग के लिए। तो एक बहुत क्लियर मैसेज दे दिया इन्होंने कि पीएम मोदी के साथ है। देखिए, पीएम मोदी पावर में रहे, पीएम मोदी ने किससे नफरत नहीं की। पीएम मोदी ने 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया और इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। लेकिन अब देश का विकास होगा। और जो लोग ये झूठ बोल बोल करके, यानी कि लोगों को कहा तुमको 1 लाख रुपया मिलेगा तो तुमको वोट दो, एक पूरा का पूरा सर्टिफिकेट भी दे दिया उन्होंने, रसीद दे दी। तो एक बहुत बड़ी धोखा किया आपके राहुल गांधी की पार्टी और राहुल गांधी। और दूसरी बात ये थी कि जो इन्होंने इशू उठा दिया अयोध्या के अंदर, जिस तरीके से इन्होंने उस इशू को गलत तरीके से प्रेजेंट किया कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होने वाला है, और जो बेअकल वाले लोग हैं वो उनकी बातों में आ गए। और मैंने जैसे पहले कहा था कि अगर यहाँ पे एक थोड़ी सी गलती ना की होती, यानी कि एक कॉर्नर छोड़ दिया शायद ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, या जिस तरीके से इन्होंने मायावती को इग्नोर किया, अगर मायावती को मिला लेते तो यूपी के अंदर 80 में से 70 से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलती। 40 सीटों का इन्होंने नुकसान कर लिया यूपी के अंदर, और कुछ और जगह भी इनको उसका नुकसान झेलना पड़ा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। और जो यहाँ पे विभीषण बैठे हैं बीजेपी के अंदर,
कुछ लोग बैठे हैं बीजेपी के अंदर जिन्होंने राजस्थान और महाराष्ट्र में इनको नुकसान पहुंचाया। यहाँ पे जो मर्जी बात कहें, जो नुकसान इन्होंने पहुंचाया उसकी भरपूरी करनी पड़ेगी। कि मैं आपकी आशा अपेक्षाओं को पूरी करने में, परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। मेरे लिए जन्म सिर्फ और सिर्फ वन लाइफ वन मिशन, और वो है मेरी भारत माता। तो बड़े सच्चे इंसान है, बड़े मेहनत से काम किया इन्होंने। और लोग अब उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, उसने ये कर दिया, फलाना कर दिया, मोदी ने यहाँ गलती कर दी, मोदी ने फलानी गलती कर दी। मोदी ने कोई गलती नहीं की, मोदी ने पूरी मेहनत से काम किया, योगी ने पूरी मेहनत से काम किया। लेकिन कुछ जो लुच्चे लोग हैं उन्होंने यहाँ षड्यंत्र रचा, उनका षड्यंत्र सक्सेसफुल हो गया। हर एक बार नहीं होगा। जिन्होंने कोई काम नहीं किया, जो देश को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। ये सारा षड्यंत्र बचा करके आप 93 सीटें तो ले गए, लेकिन आप पावर में नहीं आए, क्योंकि आपका एजेंडा ही नहीं है कि देश की सेवा करना। देखिए, पीएम मोदी ने जिस तरीके से शिव जी की सेवा की है, जिस तरीके से इन्होंने मंदिर बनाए, जरूर इनको भगवान का आशीर्वाद है, तभी पावर में आए। और जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब पीएम मोदी को यहाँ पे जरूर पूरी मेजोरिटी नहीं मिली, या बीजेपी को पूरी मेजोरिटी नहीं मिली, लेकिन जो इनके साथ लोग हैं उनकी छोटी छोटी डिमांड्स है, पीएम मोदी पूरा करेंगे। और डिमांड के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है जैसे नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार को एक स्पेशल स्टेटस दिया जाए। कोई बात नहीं, कुछ 1 लाख करोड़ खर्च करने होंगे, खरीदेंगे भी पीएम मोदी। और अगर जैसे नायडू भी कहते हैं कि उनकी सिचुएशन मजबूत होगी, वहां पे भी पैसा दे दें। लेकिन ये जो दोनों लोग हैं, ये कोई यहाँ पे हिंदू को टारगेट नहीं करेंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे और बीजेपी के साथ चलेंगे, क्योंकि इन्होंने सारा भुगत लिया है। नीतीश कुमार ने बहुत बार लालू यादव के साथ दोस्ती की, लेकिन हर एक बार उनको भागना पड़ा, उनकी गंदी आदतों की वजह से, उनके नीच विचारों की वजह से। और इसी तरीके से अब नायडू भी समझ गए कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, किस तरीके से देश को चलना चाहिए। वो अपनी स्टेट को संभालना चाहते हैं, ठीक है, उनको वहां पे रूल मिले, कोई बात नहीं। उन्होंने जो पास में जो किया हो अपने फादर इन लॉ से, वो अलग बात है। लेकिन मैं नहीं सोचता कि नायडू ने कोई ऐसा काम किया हो जिससे कोई उनके ऊपर उंगली उठाए कि उन्होंने देश का नुकसान किया। जैसे वाईएसआर की जो कांग्रेस थी, वहां पे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा था। नायडू ये काम नहीं करेंगे, और नायडू बड़ा सफर कर चुके हैं। जब ये आउट ऑफ पावर थे, तेलंगाना के अंदर इनकी जमीन और बाकी जो प्रॉपर्टी थी उसको उजाड़ दिया गया केसीआर के द्वारा। अब केसीआर की लड़की जेल में है, और जो आंध्रा के अंदर इनके लोग थे उनके ऊपर गलत तरीके से एफआईआर फाइल की गई, इनको टारगेट करने के लिए। लेकिन अब ये उठ चुके हैं। और विशाखापट्टनम के अंदर कुछ ऐसी इशू उठाए हुए थे पिछली गवर्नमेंट ने, जो इन्होंने आते ही रिजॉल्व कर दिया। तो वहां पे भी लोग बहुत खुश हैं। और मुझे देखिए, नायडू जो है, जब ये चीफ मिनिस्टर थे आंध्रा के, जब एक अकेली स्टेट थी, मतलब तब टूटी नहीं थी। ये जब पावर में आए थे तो इन्होंने आईटी के सेक्टर को बहुत ज्यादा प्रमोट किया था, और आईटी का सेक्टर बहुत ज्यादा डेवलप भी हुआ था। लेकिन अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और इन्होंने सारा का सारा जो अपना है कंप्यूटर के ऊपर लोड कर रखा था। सारी इंफॉर्मेशन इनके पास रहा करती थी। और ये पावर तो लूज कर गए, मे बी कोई रीजन हो सकता है, क्योंकि आप हमेशा तो पावर में बैठ नहीं सकते, एंटी इनकम्बेंसी का भी इशू भी हो सकता है। और पीएम मोदी की इज्जत बहुत है देश के अंदर, लेकिन कुछ ऐसे इशू है जो छोटे छोटे इशू उठा करके कांग्रेस ने इनके सामने रख दिए, और लोग उसमें भ्रमित हो गए। लेकिन पीएम मोदी को थोड़ा झटका लगा है, लेकिन पीएम मोदी तो कमजोर हुए। पीएम मोदी ने बहुत भुगता हुआ है इस देश के अंदर। नॉर्मल आदमी थे, छोटे आदमी थे, गरीबी में रहे, और जब ये इनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया गुजरात का, तो वहां पे इनके पावर संभालते ही वहां पे राइट्स करवा दिए कांग्रेस ने, और इनके लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर दी। लेकिन इन्होंने उस सिचुएशन से उभर गए, और इनके ऊपर हमेशा टारगेट करते रहे। लेकिन पीएम मोदी संभलते रहे और अपने स्टेट को डेवलप किया। जब सेंटर में आए तो सेंटर को डेवलप किया। तो पीएम मोदी जैसा कोई काम करने वाला है नहीं। और जिन लोगों ने शोर मचाया था, जैसे पाकिस्तान ने शोर मचाया था, आप देखिएगा पाकिस्तान का क्या हाल होता है। और पीएम मोदी अब पावर में आ चुके हैं, इनको सपोर्ट मिल चुकी है, और पीएम मोदी खुल के काम करेंगे। ठीक है, हर एक पार्टी चाहती है कि उनके एमपीज को मिनिस्टर बनाया जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन पीएम मोदी किसी को डिफेंस तो देंगे नहीं, किसी को होम नहीं देंगे, किसी को फाइनेंस नहीं देंगे। एक मिनट, मैं यहीं आ रहा हूं। जो 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 न्यूज मिली है, जो हमें पता चला है, उसमें यह कहा जा रहा है कि सर अभी
2 मिनिस्ट्री जेडीयू को, नीतीश कुमार की पार्टी को मिल रही है, 2, और 2 टीडीपी को मिल रही है। और जो 2 टीडीपी को मिल रही हैं, उसमें से टीडीपी को एविएशन मिनिस्ट्री भी है, ये हमको पता लगा है। और बाकी धीरे धीरे अब अंदर डिसाइड हो रहा होगा। देखिए, ऐसा है कि जो एविएशन मिनिस्ट्री था, इसका बड़ा बुरा हाल था। जब सिंधिया को यहाँ पे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की तो उनको एविएशन का इंचार्ज दिया गया और उनको पीएम मोदी ने एक स्पेशल काम दिया था कि एयर इंडिया को लाइव करना है, क्योंकि ये लॉस पे चल रही थी। और उनको एक काम दिया गया था कि इसको टाटा को हैंडओवर करना है। उन्होंने इसको प्रॉपर तरीके से टाटा को हैंडओवर कर दिया। और एविएशन मिनिस्ट्री का हाल किसने पूरा किया? प्रफुल्ल पटेल जब यहाँ के मिनिस्टर थे एविएशन के, मनमोहन सिंह के टाइम में, तो उन्होंने जो प्रॉफिट के रूट्स थे वो दे दिए थे दाऊद की कंपनी को, जिसमें दाऊद की इन्वेस्टमेंट थी। उसी की वजह से एयर इंडिया डूब गई। लेकिन अब एयर इंडिया के ऊपर बहुत बोझ था और टाटा उसको लेकर के खुश भी हैं और उसको चला रहे हैं अच्छे से। और उन्होंने 450 प्लेन्स का भी ऑर्डर दे दिया यूएस और फ्रांस से। तो अब एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर अगर कोई भी आदमी टीडीपी का इसको कंट्रोल करेगा, संभालेगा, तो कोई इशू नहीं है। मुझे लगता है कि जो उनके पास भी बहुत से कॉम्पिटेंट आदमी हैं और वहाँ पे नायडू भी उसको देखेंगे, पीएम मोदी साहब से हर एक को वॉच करते ही हैं कि, और डायरेक्शन भी देते हैं साथ में। तो इशू कोई नहीं है एविएशन मिनिस्ट्री का। जैसे मैंने कहा कि 4 मिनिस्ट्री, एक तो आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री, वो बीजेपी के लोगों के पास रहेगी। और मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई इनका लीडर भी चेंज नहीं किया जाएगा, जिसके पास जो मिनिस्ट्री वो रखी जाएगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री की मैं डेफिनेट नहीं कह सकता, लेकिन होम मिनिस्ट्री, फॉरेन ऑफिस और साथ में डिफेंस, ये तीनों संभालेंगे जो यहाँ के तीनों लोग बैठे हैं। और बाकी देखा जाएगा। लेकिन बाकी देखिए, जो आपके एलाइजा, आपने उनका ख्याल तो रखना है। और अगर टीडीपी के चीफ चंद्रबाबू नायडू स्पीकर की पोस्ट मानते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। उनका अपना एजेंडा होगा, कुछ काम करना चाहते होंगे। लेकिन सर डिप्टी स्पीकर मिल रहा है उनको, डिप्टी स्पीकर। हाँ, तो ठीक है, हाँ ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। और देखिए, दूसरी बात है कि ये देखिए, अभी इनके बीजेपी ने टीम बना रखी थी, राजनाथ सिंह की, आपके होम मिनिस्टर की, अमित शाह की, और साथ में नड्डा की, कि ये 3 लोग बैठ करके डिस्कस करेंगे अपोजिशन के साथ या इनके एलाइज के साथ, किसको कौन कौन सी मिनिस्ट्री दी जाए। और ठीक है, दे दी। और मुझे लगता है कि जो सारी बातें थी कि यहाँ पे कोई पलटी मार जाएगा या कुछ छोड़ जाएगा, अब सारी बातें एट रेस्ट है। और अब पीएम मोदी 9 तारीख को पीएम मोदी अपना एजेंडा देंगे और काम करेंगे। अगर इनको अच्छी मेजोरिटी मिलती, 350 से या 370 के आसपास सीट मिलती, तो और अच्छे काम कर सकते थे। लेकिन कुछ झटके लगे हैं। महाराष्ट्र के अंदर लगा, यूपी के अंदर लग गया, जैसे भी कोई योगी की वजह से नहीं लगा, और तीसरा जो राजस्थान में लगा, और चौथा लगा वेस्ट बंगाल के अंदर। अदरवाइज आप देखिए बाकी स्टेट के अंदर तो इनको पूरी की पूरी सीटें मिली हैं। जहाँ पे इनकी से थी वहां पे जीत गए, दिल्ली के अंदर जीत गए, और साथ में हिमाचल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में तो सरकार बन गई। देखिए उड़ीसा की प्रॉब्लम ये थी कि उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर थे नवीन पटनायक, बहुत अच्छे आदमी थे, मैं उनकी बहुत इज्जत भी करता हूँ। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम थी, और पीएम मोदी उनसे अलायंस भी करना चाहते थे। लेकिन जब एंड में देखा गया कि यहाँ पे कुछ, देखिए होता क्या है कि पीएम को कुछ इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स मिलती हैं कि उनके साथ जो उनके एडवाइजर्स हैं, जो नॉन ओडिसी हैं, वो कंट्रोल ले रहे हैं। और ये कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको कुछ गलत टाइप की दवाइयां दी जा रही थी उनकी सेहत को बिगाड़ने के लिए। और पीएम मोदी ने इलेक्शन के टाइम में कहा था कि इनकी मैं पूरी इंक्वायरी कराऊंगा, और पीएम मोदी जो कहते हैं वो करते भी हैं, इंक्वायरी कराई जाएगी। क्या नवीन पटनायक के साथ कोई ज्यादती की गई है? क्या उनकी सेहत के ऊपर कोई एक्शन लिया जा रहा है? कोई उनको खराब की जा रही है? कोई गलत टाइप की मेडिसिन दी जा रही है? और मुझे लगता है कि पीएम मोदी इसको देखेंगे। और मैं एक और सोचता हूँ कि हो सकता है कि पीएम मोदी नवीन पटनायक से मिलने भी जाए, क्योंकि बहुत सा उनका इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से वहां पे उनकी सेहत खराब चल रही थी, जिसकी वजह से बीजेपी वहां पे पावर में आ गई। तो देखिए, सब जगह ठीक है। साउथ के अंदर बड़ी कोशिश की, केरला में पहली बार इनको 1 सीट मिली है, और तमिलनाडु में अच्छी इनकी कोशिश थी, और वहां पे नंबर 3 पे आई है इनकी पार्टी। मतलब उनको 11% वोट मिली है, और उम्मीद ये थी कि इनको 10% के आसपास मिलेगी, और उम्मीद थी कि यहाँ पे 2 या 3 सीटें ले सकते हैं। वो ये ले नहीं पाए। लेकिन बहुत ज्यादा एफर्ट की पीएम मोदी ने, और आप देखिएगा पीएम मोदी का नेक्स्ट जो मूव है, 3rd टेन्योर, एक बम्बास्टिक टेन्योर होगा इनका, क्योंकि सिर्फ ये वेट कर रहे थे कि इनको प्रॉपर सपोर्ट मिले, और सपोर्ट मिल गई। और अब इनका 3rd टेन्योर स्टार्ट होगा, और पाकिस्तान को एक चैलेंज होगा कि तुम अब बाज आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा बंटा धार कर दिया जाएगा। ये पहला काम होगा, और फिर बाकी पीएम मोदी से बेटर कौन जानता है कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे।
एक सवाल मन में ये आ रहा था कि नीतीश कुमार सर रेलवे मिनिस्टर भी रहे हैं और उन्होंने रेलवे को ठीक-ठाक चलाया था। तो हो सकता है कि डिमांड कर सकते हैं रेलवे की। देखिए, डिमांड कर सकते हैं कि अगर खुद आएँ तब बात है। जी। देखिए क्या था कि जब लालू प्रसाद के टाइम में रेलवे नुकसान में चल रही थी। रेल में नौकरी देकर के यहाँ पे भर्ती करके यहाँ पे काम चलाया जा रहा था, पैसे खाए जा रहे थे। जब नीतीश कुमार आए तो रेलवे को ठीक किया इन्होंने। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे रेल की वैगन कोई सामान लेके जाती है और वापस खाली आती थी, तो उसको रीएडजस्ट किया। रीएडजस्ट करके जो खाली वैगन आती थी वापस, तो उसके अंदर कोई और सामान लेके आ जाते थे। तो ये काम करने से रेलवे को फायदा हुआ। रेलवे का जो बजट था वो इम्प्रूव हुआ। तो नीतीश कुमार ने एडमिनिस्ट्रेशन तो अच्छी दिखाई है। और देखिए बिहार में रहे हैं तो ठीक है, कुछ तो कमियां रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर तो कोई एलिगेशन नहीं है, करप्शन की एलिगेशन नहीं है। हाँ, ये पीएम बनना चाहते थे या वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते थे, लेकिन इनको इनकी जो सांस तब रुकने लगी जब इनके बातें नहीं मानी गई। और जब इन्होंने अलायंस किया आरजेडी के साथ, तो इनको सांस आने में दिक्कत हुई और तब भी मोदी के पास आया और देखा पीएम मोदी का काम कि 10 साल में पीएम मोदी ने ऐसा किया, उसी चीज को रिपीट किया कि आप जो करना चाहे करिए। ठीक है, इन्होंने कहा अग्निवीर को आप रिव्यू करिए, वैसे भी अग्निवीर को रिव्यू करने का काम स्टार्ट हो रहा है कि उसके अंदर कुछ चेंजेस लाई जा सकती हैं, कुछ इंप्रूवमेंट लाई जा सकती हैं। और अग्निवीर को मुझे लगता है कि लाने का पर्पज यह है कि वार हमारा नहीं होता रोज, वार कभी कभी होता है। और अगर हम इतने ज्यादा सैनिकों को यहाँ पे उनको पेंशन देंगे, सर्विस देंगे, उसके पेंशन देंगे, फिर आदमी जो बूढ़ा हो जाता है तो वो खुद काम भी नहीं कर पाता उस टाइप से। तो इसका पर्पज यह है कि लिमिटेड टाइम के लिए इनको जॉब दिया जाए और साथ में जॉब क्रिएट किए जाए और लोगों को जॉब मिले। और जब ये ट्रेंड आदमी जाएंगे तो बाकी जगह ये काम कर पाएंगे, पैसा भी दिया जाएगा इनको। तो इसको रिव्यू करने की बात है, गवर्नमेंट इसको रिव्यू कर रही है। एक मैं किसी कर्नल से बात हो रही थी मेरी, उसने कहा जी मैं आपके प्रोग्राम में आना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, अग्निवीर को प्रमोट करना चाहता हूँ। फिर मुझे कहते हैं परमिशन लेनी पड़ेगी ऊपर से, लेकिन शायद दे नहीं पाए। अग्निवीर एक अच्छी चीज है और इसको समझा भी सकते हैं। अगर नीतीश कुमार कोई डाउट है तो उनको बता सकते हैं कि क्या अग्निवीर का रीजन है, क्यों लेके आए हैं। और जब इनको अंदर की बात पता चलेगी तो सपोर्ट करेंगे और गवर्नमेंट के साथ चलेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, और बिल्कुल इसका रिव्यू अगर करना चाहें तो कर भी सकते हैं, क्योंकि अग्निवीर योजना को लेकर आंदोलन भी हुआ था, उत्तर प्रदेश में भी हुआ था, बिहार के कुछ हिस्सों में भी हुआ था। तो अगर रिवाइवल की जरूरत है, कुछ है, तो उसको जरूर कर लेना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। और आगे हम उम्मीद करते हैं कि जो सरकार है, जब 9 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेंगे, उसके बाद सरकार अपना काम शुरू कर देगी। और उम्मीद यह है कि सरकार बेधड़क चलेगी, बगैर किसी हर्डल के। और उसी जब सरकार इस एक स्मूथली वर्क करेगी, तभी जो विकास के कार्य हैं वो भी पूरे हो सकते हैं। बिल्कुल सर नमस्कार। नहीं, विकास तो हो ही। देखिए हाँ, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।